हमारा जो दुश्मन है, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस. So the moment it happened on 22nd April, we were ready for enemy actions. We were preparing our defenses. हमने अपने defenses ठीक किए, अपने जो हमने training की, हमारे लोग जो recall हुए, and we were absolutely ready to respond to any type of aggressions from the enemy. वो उसमें पाक फौज थी, जो हमारी सिविल इंतजामिया थी, वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी मौजूद था और उस जंग का जो माहौल इंडिया ने बनाया उसके लिए हम तैयार थे. बल्कि जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई, जो हमारी सिविल सोसाइटी के जो लोग और जो हमारे ज़िम्मेदारान आपस में इस जंग के हिकमत अमली के हवाले से हम बैठे, वो लोग यहीं पर रहे थे और माजी में भी यहीं पर रहते. जब जब ज़रूरत होती है वो फ़ौज के साथ रहते हैं, फ़ौज उनके साथ होती है और लोग अपने इन घरों को आबाद रहते हैं. लोगों में ये जज्बात जो हैं गम के या खौफ व हरास के, ये सेकेंडरी हो गए थे. लोग उस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अपनी कौम की इज़्ज़त को डिफेंड करने के लिए, कौम की सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए. पूरी फैमिली शहीद हुई है. इसमें मेरी वालदा है, मेरी बेटी, मेरी वाइफ इस वतन की खातर जान कुर्बान की है और इंशाअल्लाह ये जंग हम जीते हैं. दाल कब लाओगे? माशाल्लाह, बहुत खुश लग रहे हो तुम सब. बेटा, बहुत प्यारी तस्वीर है, इसे संभाल के रखना. कुछ दिन माँ के पास भी रह जाया करो. थोड़े दिनों के लिए आते हो, जी भर के देख भी नहीं पाती और तुम्हारी वापसी हो जाती है. माँ जी, हमारी नौकरी के तकाजे ही कुछ ऐसे हैं और आजकल हालात भी कुछ ठीक नहीं. बेटा, हालात ठीक हो जाएंगे और फिर तुम लोग हो ना माशाल्लाह. माँ जी, आप फिक्र ना किया करें ना. 2 बेटे हैं मेरे, दोनों फौज में हैं. थोड़ी फिक्र तो रहती है ना बेटा. और इस घर में आपकी एक बीवी और 2 बच्चियां भी हैं जिनको आपका इंतज़ार और फिक्र रहती है. वो तो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहते हैं. ये देखिए माँ जी. माशाल्लाह, बहुत खुश लग रहे हो तुम सब. बेटा, बहुत प्यारी तस्वीर है, इसे संभाल के रखना. जी जरूर. अबू, आप फिर अब छुट्टी पर कब आएंगे? आऊँगा बेटा, बहुत जल्द वापस आऊँगा. मेरे लिए डॉल कब लाओगे? आपके लिए बहुत प्यारी सी डॉल लेकर आऊँगा. हमें पता चला है कि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए. हमें उस टाइम सब कुछ भूल गया था और हम इतने खुशी में थे कि हम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं. इस तरह से जोश आ जाता है बंदे को. उस टाइम कोई पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं. अपनी जान कुर्बान देनी है, लग जाएगी, मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो सब कुछ नहीं पता होता है. तो नाइट 6-7 में जो LOC के क्रॉस हमारे सेक्टर में दे टारगेटेड सिविलियंस इन देयर हाउसेज एंड बाय 0430 आवर्स आवर रिस्पांस वेंट इन. हमने दुश्मन की पोस्ट के ऊपर पनिशमेंट फायर किया. उनके तकरीबन 4 से 5 बटालियन हेडक्वार्टर और 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो मेरे इलाके के ऑपोजिट है, उस पर साइमल्टेनियसली हमने आर्टिलरी लॉन्ग रेंज, मीडियम, फील्ड गन्स और इन्फेंट्री के हथियारों के पनिशमेंट फायर एग्जीक्यूट किया, विच वाज एन एक्सटेंसिव फायर एंड एनिमी की एक्सटेंसिव कैजुअलिटीज उसमें कॉज हुई. ये अगर आप देखें तो ये सामने आपको जितना एरिया ये टॉप नज़र आ रहा है, ये इंडियन पोस्टें हैं, इंडियन चेक पोस्टें हैं और यहाँ से ये सारी फायरिंग आती है और ये सारी फायरिंग आबादी पे आती है. इंडियन जो फ़ौज है इसकी एक नफ्सियात में और अगर कह दूँ कि जब जब हमारा फायर जाता है और इन पर ज़्यादा फायर जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनके पास जो आखिरी अरबा होता है वो ये होता है कि वो वापस सिविल आबादी पर फायर गिराते हैं. बावजूद इसके कि यहाँ के लोग बड़े दिलेर हैं और पाक फ़ौज के साथ हर वक्त वो शाला बिशाला रहते हैं. हम कई दिनों से जाग रहे थे और हमें कोई नींद का एहसास नहीं था और फिर जब इंडिया ने हमारे शहरों को टारगेट किया मिसाइल से, कोटली शहर
तो उस वक्त हमारा जोश जज्बा और जो हमारी ज़िम्मेदारियों का एहसास था वो बहुत बढ़ गया था, और हमारी कोऑर्डिनेशन आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा और बहुत मिसाली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से हम अपने लोगों को महफूज करने में कामयाब हुए, और जो लोग हमारे ज़ख्मी हुए उनको रेस्क्यू करने में आर्मी ने हमारी मदद की, और उनको की जान बचाने में जो हमारे दिगर अदारे थे वो राब्ते में थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, उसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बाहर रही, नेट की सहूलतें बाहर रही, इससे हमारी कैजुअल्टीज़ कम हुई, लोगों को एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन था वो बहाल था। जो शहरी आबादियाँ थी या जो थोड़े से सेफ़र एरियाज़ थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उन लोगों को सपोर्ट किया, उनकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स के अरेंजमेंट, उनके लिए फ़ूड और नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड करना, और उनके लिए हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़, ये कम्युनिटीज़ ने अपने ओन पे एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा जज्बा डेमोन्स्ट्रेट किया। अम्मा, अब्बू कह रहे थे लड़कियां भी फौज में काम करती हैं। तुमने फौज में नौकरी करनी है? हाँ अम्मा। अरे बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है। अम्मा, लेकिन मेरे अब्बा भी तो करते हैं। बहुत मुश्किल है ये तो। अम्मा, ये लड़कियां आजकल की लड़कियां करती हैं ना। बेटा, तू पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, फिर सोचना ये सब बातें। मम्मा, मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। ओहो, क्या खाएगा मेरा बच्चा? चलो आज मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। चलो शाबाश, आ जाओ। क्या खाना है मेरे बच्चे ने? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। तेरा बाप आएगा ना तो उसे सैल्यूट करके दिखाना, वो सिखाएगा तुझे कि कैसे सैल्यूट करते हैं। 10 मई को सुबह 5:30 बजे, उस दिन भी मैं पूरी रात मसलन जाग रहा था, उधर ही था, ARP पे था। रात को मैंने अपने मसलन वाइफ से भी बात की थी उस टाइम, और वालदा से भी की, बच्चों से भी की थी बात। रात को मैं मैसेज भी करता रहा हूँ, उनको यही बताता रहा हूँ कि फायर हो रहा है। उधर पूछ रहा था तो वो कह रहे थे हो रहा है फायर। मैंने कहा आप अंदर ही रहना है, मतलब बाहर नहीं निकलना है। मैंने वाइफ का नंबर लगाया तो वो बंद जा रहा था नंबर। जब मैंने सिस्टर को कॉल की है, वाजिद भाई की कॉल आई, अभी मैं रास्ते में ही थी, उस टाइम फायर बहुत हो रहा था। मैंने कहा भाई गोले मकान के ऊपर गोला लगा, क्या पता कोई है अंदर के नहीं है। वो रो रही थी और कह रहे भाई आप अकेले रह गए हैं, आपकी वालदा, वाइफ और छोटी बेटी ये शहीद हो गए। ये जगह है जो गोला लगा है, और इधर मेरी वालदा, मेरी वाइफ और बेटी थी। वाला साहब ने आके इधर से डेड बॉडियाँ उठाई हैं और इधर अंदर रखी हैं, और इधर मेरी भतीजी थी जो ज़ख्मी थी। मिट्टी मिट्टी हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी बस। दरवाजे से बाहर अभी निकली नहीं थी तो दरवाजे पे गिर गई। तो जब मैंने देखा अपनी टांगों की तरफ समझ नहीं चली, तो जब खून निकल रहा था मेरी टांगों पर, मैंने अपनी चादर खुद उतारी और अपनी टांगें भी बांधी हैं। उधर से अपना आप घसीट के दूसरे दरवाजे तक पहुंची हूँ, उधर से पानी भी पिया है खुद डाल के। उसका बहुत दुख हुआ है ना, उसके 3 रिश्ते खत्म हुए ना, क्या पता उसके साथ क्या गुजरती है क्या नहीं। खुश होकर बाहर बैठे थे, हम छपे नहीं हैं, अंदर सामने होते थे, हम डरने वाले नहीं हैं। तब कोई बात परवाह नहीं है, जो शहीद होने से वो हो गए, हम भी हो जाए परवाह नहीं है, बस खौफ नहीं है। दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा दुख हुआ है। लेकिन इंडिया के साथ अगर कहते हैं कि अभी भी अगर मतलब वो होता है ना कि लड़ाई होती है या कोई,
तो मैं आगे पहले नंबर पे हूँ। हमारी जो नौजवान नस्ल है उन्होंने ये मनाज़र देखे नहीं थे, और फिर बिलखसूस जब इंडिया के साथ हमारा मार्का होता है और उसमें हमारा जज्बा लड़ने का डबल हो जाता है, तो उन्होंने अपनी जब आर्मी का प्रोफेशनलिज्म देखा, अपनी कुर्बानियों का जज्बा और आगे बढ़ने का, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने मनाज़र देखे जब दुश्मन का वो डिफेंस तबाह हो रहा था। और फतह के बाद जो मनाज़र थे, नारे लगाना, रैलियाँ निकालना और फूल निछावर करना, तो वो एक यकजहती का एक मिसाली मुजाहरा था जिसको बरसों तक याद रखा जाए। तो जहाँ जहाँ हमारे पाक फौज के नौजवान निकलते थे, तो मनु के हिसाब से तो यहाँ हजीरा शहर में उनके ऊपर गुलाब के फूल और पत्तियाँ निछावर की गई, और बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के तकरीबन 1 माह बाद तक भी हम यहाँ पर रैलियाँ निकलती थी। स्कूल के बच्चे वो वॉलंटरीली आते थे फूल लेके, और वो हमारे जितने भी आर्मी के मराकज़ हैं उनके ऊपर। फिर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट्स को देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसको फ्यूल करता है हमारा फेथ, हमारा जो जज्बा शहादत है वो उसको फ्यूल करता है। तो उसमें हम फिर जब कौमी सालमियत पे बात आएगी या इज़्ज़त पे बात आएगी, तो हमारी आवाम पीछे हटने वाली नहीं है। तो रेजिलियंस वो लफ्ज़ है जो इस कौम को डिफ़ाइन करता है, और इसमें मज़ीद तक़वियत मिली है हमें इस जंग के बाद। और दोबारा भी अगर दुश्मन ने इस तरह की कोशिश की तो ये दुनिया देखेगी कि हम एक होकर खड़े होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा सूबा क्या है, हमारी नेशनलिटी क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है और हमारा जेंडर क्या है। हम किसी भी बैरूनी जातियत को मिलकर भरपूर तरीके से इंशाल्लाह जवाब देंगे। और अगर जान कुर्बान होती है तो हो जाए, लेकिन इस पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह आखिर दम तक लड़ते रहेंगे। ये जवान हथेली पे जो वतन का